हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इस क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले, बंगाल में सेन वंश। लास्ट क्लास में क्या किया था, बंगाल में पाल वंश देखा था, उसके पहले कश्मीर वंश देखा था हमने। अब आते हैं बंगाल में सेन वंश। एक महत्वपूर्ण राजवंश है और महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक ही दो क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। और जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो चीज हम लोग फोकस करेंगे, हालांकि पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। और जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वहां से हम लोग फोकस करके करेंगे, हाईलाइट करके करेंगे। वो चीज़ आपको प्रयास करें क्लास में याद हो जाए, क्यों मोस्टली आपको चीज़ें क्लास में याद हो जाती हैं। तो जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है वो 4 से 5 बार रिपीट होती है। आपको पता है बंगाल कहाँ पे है? तो बंगाल है, यहाँ पे पाल को हमने पढ़ लिया पहले, और यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ेंगे, सैनों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सैन वंश जो पूर्व मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण हिंदू राजवंश था, बंगाल में था। 11 से 13वीं शताब्दी में था। पाल शासकों की शक्ति कमजोर हो गई थी। इसका लाभ उठाकर क्या किया था सैनों ने, बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। सैन वंश के समय पर ब्राह्मण, वैष्णव, संस्कृत साहित्य और सामाजिक रूढ़िवादिता का विशेष विकास हुआ। पाल वंश में बौद्ध धर्म का, यहाँ पे ब्राह्मण वंश का। सैन विद्या और साहित्य के महान संरक्षक थे। सैन वंश का जो मूल निवास स्थान है कहाँ पे, कणाद या दक्षिण भारत था। एक कणाद क्षत्रिय माना जाता है, ब्रह्म क्षत्रिय माना जाता है। आपसे पूछा जाता है अभिलेखों में इसको किसको कणाद क्षत्रिय कहा गया है। अभिलेखों में किसको कणाद क्षत्रिय कहा गया, आपसे पूछा गया है। चलो इसका पोल बना दो फिर मैं आपके लिए। मतलब सैन के पूर्वज कहाँ से, दक्षिण भारत से बंगाल आए होते, इस बात को आपको याद रखना है। फिर पाल वंश की बात, तो पाल वंश के शासनकाल की जानकारी। पाल वंशों के शासनकाल में दक्षिण भारत में क्या थे, अनेक सैनिक और अधिकारी बंगाल आए हुए थे। पाल प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त हुए थे। सैन भी इन्हीं में से एक थे। सैन वंश के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करते हैं तो देवपाड़ा प्रशस्ति से। भैया देव, जो इनके साहित्यिक ऐतिहासिक स्रोत है, मतलब इतिहास को अध्ययन करने के स्रोत, कहाँ से, अभिलेख, तामपत्र, साहित्य ग्रंथ। तो अभिलेखों में देखो देवपाड़ा प्रशस्ति, नेहाटी तामपत्र, बैरकपुर तामपत्र, सनोहकर ताम अभिलेख, मधाइन नगर ताम्रलेख और इदलपुर ताम्रलेख। ये प्रमुख आपके कौन से बेटा, वो अभिलेख हैं जहां से आपको सैन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। आपसे देवपाड़ा प्रशस्ति पूछे तो देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना किसने की थी, उमाद पतिधन ने, उमाद पतिधन ने की थी देवपाड़ा प्रशस्ति। देवपाड़ा प्रशस्ति आपसे बहुत महत्वपूर्ण, किसने की थी, उमा पतिधर ने इसकी रचना की थी। देवपाड़ा प्रशस्ति से विजय सेन की राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। बल्लाल सेन द्वारा रचित, ये आपसे पूछा गया है कि दान सागर किसकी रचना है, अद्भुत सागर किसकी रचना है, तो बल्लाल सेन द्वारा रचित दान सागर, अद्भुत सागर सैनकालीन इतिहास और समाज के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लक्ष्मण सेन के दरबारियों की कवियों की रचना से भी तत्कालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। बात करते हैं सैन वंश की उत्पत्ति की। तो सैन वंश का संबंधित में इतिहासकारों को मतभेद है। सैन अभिलेखों में इस वंश को कटात मूल का बताया गया है। सैन स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय बताते हैं। ब्रह्म क्षत्रिय संभवतः ऐसे ब्राह्मणों का बोध होता है जिन्होंने सैनिक और राजनीतिक जीवन स्वीकार किया होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सैन वंश के पूर्वज मूलतः ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया था, इसी कारण इन्हें ब्रह्म क्षत्रिय कहा गया। सैन वंश के शासक स्वयं को कणा क्षत्रिय भी कहते हैं, ठीक है ना। इनका संबंध मूलतः दक्षिण भारत से पता चलता है। प्रमुख शासक में सामंत सेन, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन महत्वपूर्ण आपके लिए, बल्लाल महत्वपूर्ण है, विश्वरूप सेन, केशव सेन। बात करते हैं सामंत सेन की, तो सामंत सेन प्रारंभिक ज्ञात शासक है, एक ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति में सामंत सेन के विषय की जानकारी मिलती है। देवपाड़ा प्रशस्ति किसने लिखी थी, उमा पतिधर ने, उमा पतिधर ने लिखी थी, इस बात को रखना। गृहस्थावस्था में बंगाल आया था। अभिलेखों में से महान योद्धा और ब्रह्मवादी बताया गया है। दक्षिण भारत में अनेक युद्धों में भाग लिया था। दक्षिण भारत के एक शासक को पराजित कर अपनी सैनिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। सामंत सेन ने बंगाल में सैन परिवार की राजनीतिक शक्ति की नींव रखी थी। हालांकि वह स्वतंत्र शासक नहीं था, ठीक है ना। हेमंत सेन, हेमंत सेन सामंत सेन का पुत्र था। राजनीतिक सत्ता वास्तविक प्रारंभ निर्माता माना जाता है। राजनीतिक सत्ता का वास्तविक प्रारंभ निर्माता माना जाता है। प्रारंभ में पाल शासकों को सामंत था, लेकिन पाल शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाई। बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। हेमंत कुशल योद्धा था, धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, युद्ध कला में निपुण था। वह एक ओर से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था तो दूसरी ओर कुशल सैनिक भी था। हेमंत सेन ने शक्ति के विस्तार के लिए राजनीतिक आधार तैयार किया। उसके पुत्र विजय सेन ने इसी आधार पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। विजय सेन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका, सैन वंश का वास्तविक फाउंडर। वास्तविक फाउंडर किसे बेटा, विजय सेन को माना जाता है, विजय सेन को माना जाता है। उसके शासनकाल में सैन बंगाल की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गए थे। लगभग 6 दशकों तक शासन किया था। उसने पाल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाया और बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया।
विजय सेन की उपलब्धियों की जानकारी देवपाड़ा से मिलती है। देवपाड़ा की रचना किसने की थी? उमाधिपति धर ने, उमापति धर ने की थी। उमापति धर ने देवपाड़ा प्रशस्ति की रचना की थी। विजय सेन और पाल वंश, तो देखो यहाँ पे पाल शासक मदन पाल था जिसको पराजित किया था। इसके पश्चात उसने गौड़ पर अधिकार किया। इस विजय के साथ बंगाल में पाल सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी। विजय सेन ने उत्तरी बंगाल में बारन क्षेत्र पर अधिकार लिया था। आपको बारन क्षेत्र याद है? क्या वर्ष तो संबंधित था? याद है कि नहीं याद है? इस प्रकार उसने पाल साम्राज्य के अधिकांश बंगाली क्षेत्र को सैन्य साम्राज्य मिला लिया। विजय सेन की बात करते हैं। विजय सेन की वंग विजय, तो विजय सेन ने पूर्वी बंगाल के क्षेत्र पर वंग क्षेत्र पर भी अधिकार स्थापित किया था। उसने वंग में बर्मन की सत्ता समाप्त की। इसके पश्चात उसने विक्रमपुर को राजधानी बनाया। विक्रमपुर कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका क्षेत्र के निकट स्थित है, ध्यान रखना। विक्रमपुर सैन्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। विजय सेन और मिथिला, विजय सेन ने मिथिला पर भी आक्रमण किया था। इस समय मिथिला में कर्णाक वंश के शासक नान्यदेव शासन कर रहे थे। क्या? मिथिला में कर्नाट वंशी शासक नान्यदेव शासन कर रहे थे। विजय सेन ने नानदेव को पराजित किया और मिथिला पर अधिकार किया। विजय सेन ने इसी विजय के उपलक्ष्य में नान्यवीर विजयी उपाधि धारण की थी, ठीक ना? ठीक, नान्य वीर विजयी किसने उपाधि ली थी बेटा? उपाधि विजय सेन ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि उन्होंने नान्यवीर को हराया था, नान्यदेव को हराया था। नान्यदेव कहाँ का शासक था? कर्नाट वंशी शासक था, ठीक है। कहाँ पे? मिथिला में। मिथिला में, मिथिला का कण, याद है ना? महान जमाई राजा राम मिले। विजय सेन की बात करते हैं। तो विजय सेन ने गढ़वाल शासकों के विरुद्ध भी अभियान किया था। उसने गंगा नदी के मार्ग से अपनी नौसेना भेजी थी। सेन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसकी जल सेना पश्चिम की ओर गंगा मार्ग से अभियान करती थी। देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। गढ़वाल नेपाल की तराई में आपको मिलता है, उत्तराखंड के आसपास, याद है कि नहीं याद है? तो गंगा नदी के मार्ग से सेना भेजी। सेन अभिलेख से ज्ञात है कि उसकी जल सेना ने पश्चिम की ओर गंगा नदी में अभियान किया था। यह घटना सैन्यकालीन नौ सैन्य शक्ति का महत्व बताती है। बंगाल की भौगोलिक स्थिति के कारण सैन्य शासकों के लिए क्या नौसेना विशेष महत्वपूर्ण थी कि भैया बंगाल जहां देखो वहां नदी आपको मिलेंगी। देखो आप लोग तो पूरा आपको यहाँ पे क्या सुंदरवन डेल्टा मिलेगा। ऐसे में आपको डेल्टा की वजह से नदियों की धाराएं बहुत सारी मिलेंगी, तो नौसेना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। विजय सेन और कामरूप की बात करते हैं तो इन्होंने असम पर भी आक्रमण किया, ठीक है ना। अभिलेखों में कामरूप विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। किंतु वहां पे स्थायी सत्ता नहीं कर पाए थे। कलिंग की बात करते हैं, कलिंग पर भी आक्रमण किया था। और कलिंग पर क्या था? पूर्वी गंगवंश के शासक अनंत बर्मन चोड़गंग के उत्तराधिकारी राघव को पराजित किया था। इसको विजय सेन ने पूर्वी गंग शासक अनंत बर्मन चोड़गंग के उत्तराधिकारी राघव को पराजित किया था, ठीक है, राघव को पराजित किया था। विजय सेन की उपाधियों की बात करें तो विजय सेन ने अपनी सैनिक सफलताओं का अनेक उपाधियां ली थी। उसकी प्रमुख उपाधि क्या थी? हरिराज वृषभ शंकर। वह स्वयं को एक महान विजेता और शक्तिशाली सम्राट के रूप में प्रस्तुत करता था। क्या है उपाधियां ना? हरिराज वृषभ शंकर विजय सिंह की उपाधि थी। अपन ने एक और पढ़ी थी क्या? नान्यावीर पढ़ी थी अपन ने, नान्यावीर विजयी। नान्यावीर विजय किसकी? विजय सेन की उपाधि थी, याद है कि नहीं? विजय सेन के निर्माण कार्य की बात करें तो भैया शैव धर्म का अनुयायी था। भगवान शिव के मंदिर बनवाए। देवपाड़ा में प्रदम्बेश्वर शिव मंदिर, अभी आपने कल पेपर वन देखा था, वहां पे पेपर वन में मंदिर बहुत पूछे यार, तो आपके हिस्ट्री भी पेपर पूछे, मंदिर पूछे जा सकते हैं। करना प्रदम्बेश्वर, प्रदम्बेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था? प्रथमनेश्वर शिव मंदिर देवपाड़ा में विजय सेन ने बनवाया था। देवपाड़ा प्रशस्ति इसी मंदिर पर है, ठीक है ना। विजय सेन के शासनकाल में सैन्य साम्राज्य राजनीतिक शक्ति श्रम पर पहुंची थी। सैन्य वंश का वास्तविक संस्थापक विजय सेन को माना जाता है। अब आते हैं बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन विजय सेन का पुत्र था। महान विजेता भी था, विद्वान भी था, समाज सुधारक भी था। संस्कृत भाषा और धर्मशास्त्र का ज्ञान था। अभी बल्लाल सेन की रचनाएं पढ़ी पर नहीं पढ़ी बताओ? बल्लाल सेन ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को विशेष प्रोत्साहन दिया। बल्लाल सेन के समय पर कुलीन प्रथा, तो बल्लाल सेन का नाम विशेष रूप से कुलीन प्रथा या कुलीनवाद से जोड़ा जाता है। परंपरा के अनुसार बंगाल में ब्राह्मणों और उच्च सामाजिक वर्गों के बीच कुलीन व्यवस्था स्थापित हुई। कुलीन व्यवस्था में परिवारों को उनकी वंश परंपरा, आचार, शिक्षा, धार्मिक शुद्धता, सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेष्ठ परिवार को कुलीन कहा गया। कुलीन परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। बाद के समय में कुलीन प्रथा के कारण बंगाल में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। विशेषकर कुलीन ब्राह्मणों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। याद रखने इस बात को, ठीक है ना।
ठीक, कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये इसके द्वारा स्थापित की गई नहीं, बट पहले से चली आ रही थी कि परंपरा से। बल्लाल सेन की साहित्य रचना सबसे महत्वपूर्ण है। बल्लाल सेन स्वयं में राजा भी था लेकिन विद्वान भी था। दान सागर, अद्भुत सागर। दान सागर में क्या भी है? दान सागर में दान से संबंधित धार्मिक नियमों और परंपराओं का वर्णन है। और अद्भुत सागर में प्राकृतिक घटनाओं, शकुनों और अद्भुत घटनाओं का वर्णन है। बल्लाल सेन अद्भुत सागर को पूर्ण नहीं कर सका था, और कुछ परंपराओं में बल्लाल सेन को आचार सागर और प्रतिष्ठा सागर जैसे ग्रंथों से संबंधित बताया जाता है। तो कौन कौन हो गया? दान सागर हो गया, अद्भुत सागर हो गया, दान सागर, अद्भुत सागर, आचार सागर, प्रतिष्ठा सागर, ये आपके प्रमुख ग्रंथ हो गया, याद रखना। बल्लाल सेन और ढाकेश्वरी मंदिर की बात करें तो परंपरा के अनुसार बल्लाल सेन ने क्या प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। क्या कराया था? प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। और ढाकेश्वरी देवी को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। क्या? ढाकेश्वरी देवी को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, इस बात को आपको रखना है। हालांकि मंदिर के प्रारंभिक निर्माण के संबंध में ऐतिहासिक मतभेद हैं, फिर बंगाली परंपरा में इसका संबंध बल्लाल सेन से जोड़ा जाता है। बल्लाल सेन की धार्मिक नीति की बात करें तो ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था, भूमि और दान दिए जाते थे। उसके शासनकाल में स्मृति और धर्मशास्त्र संबंधी परंपरा का विकास हुआ। बल्लाल सेन के समय बंगाल में बौद्ध धर्म की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म तेजी से बढ़ा। पालवंश पालकालीन बौद्ध सांस्कृतिक परंपरा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना? बौद्ध संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और क्या आपके ब्राह्मणों को बढ़ने लगा। अब आते लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन देखो, तो लक्ष्मण सेन एक प्रसिद्ध शासक था, कुशल सैनिक, प्रशासक, साहित्य का महान संरक्षक था। वृद्धावस्था में सिंहासन प्राप्त किया था। राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इसकी विजयों की बात करें तो अपने पिता और पितामह की तरह साम्राज्यवादी रीति जारी रखी, कामरूप अर्थात असम पर आक्रमण किया, कलिंग को जीता, कलिंग पर हस्तक्षेप किया। अभिलेखों में काशी और प्रयाग तक सैनिक अभियान का उल्लेख मिलता है। गहरवालों के विरुद्ध अभिलेख किया, क्या किया? शासन किया। उसका अभिलेखों में कहा गया उसने काशी में विजय स्तंभ स्थापित किया था। तो पूछा जाता है एक काशी में विजय स्तंभ किसका मिलता है? लक्ष्मण सेन का मिलता है। हालांकि मिलता नहीं है, अतिशयोक्तिपूर्ण है, ठीक है ना? लेकिन हम लोग मानते हैं कि भैया इसकी वजह से क्या इसको महान शासक मानते हैं। लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया नवद्वीप थी। तो यार ना सैन वंश में नादिया नवद्वीप किसकी राजधानी थी? लक्ष्मण सेन की थी। आपसे पूछ सकता है सीधा किस क्षेत्रीय राजवंश की राजधानी नादिया नवद्वीप थी? किस क्षेत्रीय राजवंश की राजधानी नादिया नवद्वीप थी? तो किसकी? लक्ष्मण सेन की थी। नवद्वीप गंगा के निकट स्थित थे। यह तत्कालीन बंगाल के प्रमुख शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र था। इसके अतिरिक्त विक्रमपुर भी सैन शासन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लक्ष्मण संवत की बात करते हैं तो लक्ष्मण सेन के नाम का एक संवत प्रचलित था, लक्ष्मण संवत या लक्ष्मण सेन संवत। इस संवत का प्रयोग विशेषकर बंगाल व मिथिला क्षेत्र में किया गया। लक्ष्मण सेन की प्रारंभिक तिथि के संबंध में मतभेद है। हालांकि इसका संबंध 1118 से लेकर 1119 1118 से लेकर 1119 के मध्य माना जाता है कि इस टाइम पे लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी। क्या की थी? लक्ष्मण संवत की शुरुआत की थी, ठीक है ना? लक्ष्मण सेन के दरबारी मान है तो विद्या और साहित्य के मान संरक्षक थे। उसका दरबार संस्कृत साहित्य का प्रमुख केंद्र था। अनेक विद्वान रहते थे, प्रसिद्ध कवि रहते थे। 5 प्रमुख कवियों को पंचरत्न, अब देखो पंचरत्न और नवरत्न, पंचरत्न और नवरत्न। पंचरत्न में जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमाधिपतिधर और शरण। उमाधिपतिधर तो पहले से चले आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। तो जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमाधिपतिधर और शरण, आपको पंचरत्न दिख रहे हैं। नवरत्न बहुत पढ़ते हैं, कैसे पंचरत्न कभी आपने पढ़े? पंचरत्न पढ़े हैं क्या? अब कहाँ पे लक्ष्मण सेन के प्रमुख दरबारी दिख गए? पंचरत्न, जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापतिधर, शरण। आपको ऐसे पूछ सकता है भैया, क्या पूछ सकता है कि नवरत्न कहाँ पे थे? चंद्रगुप्त को मिलते हैं। वहीं पे कल मैंने एक शॉर्ट भी डाला था गर्दभेल को लेकर, ठीक है ना? जैसे देव की बात करते हैं तो लक्ष्मण सेन के दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि था। उसने प्रसिद्ध संगीत संस्कृत ग्रंथ जयदेव, जयदेव इसका लक्ष्मण सेन का, ठीक है? तो यहाँ पे जो अपन के लिखे ना इनको अपन पढ़ते हैं पंचरत्न को, प्रमुख मुख को। जयदेव का गीत गोविंद है, जयदेव का गीत गोविंद है। गीत गोविंद भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन करता है। संस्कृत साहित्य का महान गीति काव्य है। गीत गोविंद का भारतीय भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
इस ग्रंथ में विशेष रूप से भारतीय कृष्ण भक्ति और राधा कृष्ण की उपासना की भूमिका निभाई गई है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे बढ़ते अपन लोग। तो गीत गोविंद का प्रभाव उड़ीसा, बंगाल, असम और दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। दोही की बात करते हैं तो दोही लक्ष्मण सेन का दरबारी था, वही पवन दूत इनकी रचना है। दोही की रचना क्या है? पवन दूत। यह संस्कृत का प्रसिद्ध दूत काव्य माना जाता है। कालिदास के मेघदूत की परंपरा से अपनाया गया है। कालिदास की मेघदूत की परंपरा से अपनाया गया है। कालिदास के जो मेघों को, बादल को दूत बनाते हैं, या हवा को, दोही हवा को बनाते हैं। गोवर्धन की बात करें तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। आर्य सप्तशती किसकी बेटे? गोवर्धन की है। किसकी है? आर्य सप्तशती। आर्य सप्तशती किसकी है? गोवर्धन की रचना। इस बात को आप करना। उमाधिपतिधर प्रसिद्ध कवि हैं, देवपाड़ा प्रशस्ति संबंधित है इनसे। सरल लक्ष्मण का, लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। काव्य रचना के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्मण सेन और वैष्णव धर्म बात करते हैं तो लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। परम वैष्णव की उपाधि थी। उसके शासनकाल में बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रकार हुआ। राधा कृष्ण भक्ति देख रहे हम लोग। गीत गोविंद देख लो, जय गोविंद का है कि नहीं? जयदीप का गीत गोविंद वैष्णव परंपरा के लिए महत्वपूर्ण था। सैन्य काल में विकसित वैष्णव परंपरा बाद में बंगाल में भक्ति आंदोलन से प्रभावित होती है। बख्तियार खिलजी की बात करते थे, देखो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी का आक्रमण कहाँ होता है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बंगाल में होता है। बख्तियार खिलजी तुर्क सेना नायक थे। ये आपको पता है? आप लोग इसको गुप्तोत्तर काल पढ़ रहे हो, ये पूर्व मध्यकाल आपका पूरा क्या है? पूर्व मध्यकाल है। उसने पहले बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार किया, इसके पश्चात बंगाल पर आक्रमण किया। लगभग 1202 से 1204 तक उसने सैन्य राजधानी नदिया या नवद्वीप पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का वर्णन किसने? मिनाज सिराज ने अपनी प्रसिद्ध रचना तबका नासिरी में किया है। यहाँ पे तबका नासिरी में किया। ध्यान रखना, लक्ष्मण सेन के समय क्या होता है? बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है बंगाल पर, ठीक है ना। चलो, नादिया द्वीप पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण देखो तो मिनाज सिराज के अनुसार बख्तियार खिलजी ने अत्यंत कम घुड़सवार के साथ कहाँ पहुंचा? नादिया पहुंचा। उसने सैनिकों को घोड़े के उनके उसके सैनिकों को घोड़े के व्यापारी समझा गया। बख्तियार खिलजी ने अचानक राजमहल पहुंच जाता है। उस समय लक्ष्मण सेन विरुद्ध भोजन कर रहा था। क्या कर रहा था? भोजन कर रहा था, बूढ़ा था बेचारा। तुर्क सैनिकों के अचानक आक्रमण से राजमहल अफरा तफरी मच गई। लक्ष्मण सेन पिछले मार्ग से निकलकर पूरी बंगाल की ओर चला गया। बख्तियार खिलजी ने नदिया पर अधिकार कर लिया। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना कि नदिया संपूर्ण संपूर्ण बंगाल तुरंत ही अधिकार में नहीं आया था, बाद में आया था, ठीक ना। पूर्वी बंगाल पर इनकी लक्ष्मण सेन की सत्ता बनी रही थी। लक्ष्मण सेन पूर्वी बंगाल का शासन देखो तो लक्ष्मण सेन नदिया के पास कहाँ? विक्रमपुर पहुंच गए थे। विक्रमपुर पूर्वी बंगाल में था। लक्ष्मण सेन ने कुछ वर्षों तक शासन किया। बख्तियार खिलजी से विजय मुख्यतः पश्चिमी और उत्तरी बंगाल क्षेत्रों तक सीमित थी। पूर्वी बंगाल में सैन वंश कायम रहा और 1206 में मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं विश्वरूप सेन। बंगाल का शासक बनता है। विक्रमपुर शासन करता है। तुर्क शक्ति का प्रभाव स्थापित हो चुका था पश्चिम बंगाल में। विशेष रूप से विश्वरूप सेन की सत्ता पूर्वी और दक्षिण बंगाल तक सीमित थी। और इस सेन वंश की राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया। केशव सेन शक्ति सीमित होती की चली गई, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे आते आते यहाँ पे 13वीं शताब्दी तक आते आते सेन वंश समाप्त हो गया आपका। बात करते हैं बाद में किसका? स्थानीय राजवंशों का और देववंश का प्रभाव बढ़ता है। प्रशासन की बात करते हैं तो राजा देखो सर्वोच्च अधिकारी था। ध्रुव राजतंत्रात्मक था। महाराज परमेश्वर परम भट्टारक उपाधियां थी। सैन्य प्रशासन पर पाल शासनकालीन व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। पाल प्रशासन के अनेक संस्थाओं और पदों को सैन्य शासकों ने जारी किया था। प्रशासनिक भवन की बात करते हैं तो भुक्ति, मंडल, विषय, ग्राम आपको दिखेंगे। भुक्ति सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। स्थानीय प्रशासन में ग्राम प्रमुखों, स्थानीय भूस्वामियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सैन्यकालीन सामंत व्यवस्था, बात करें सैन्यकालीन सामंत व्यवस्था की तो सैन्य काल में सामंत व्यवस्था विकसित थी। स्थायी सामंत भूस्वामी और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सैन्य शासक सैनिक सहायता के लिए सामंतों पर निर्भर थे। सामंतों को भूमि और प्रशासनिक अधिकार दिए जाते थे। कमजोर सैन्य शासक के समय क्या होता था? स्थानीय सामंतों की शक्ति बढ़ जाती थी, जो हमेशा होता आ रहा है, और इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी। क्या आपको कोई विशेष चीज दिख रही है? आपको नहीं दिख रही है अभी, ठीक है ना। सामाजिक जीवन तो परिवर्तन क्या हुआ बेटा कि बौद्ध काल के जगह पे ब्राह्मण समाज आया। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। ब्राह्मणों में सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि आई। ब्राह्मणों को बड़ी संख्या भूमिदान दिए गए। धर्मशास्त्र और स्मृति परंपरा का प्रभाव बढ़ा। जाति कुल प्रतिष्ठा बढ़ी। कुलीनवाद यहाँ फेमस हो गया। सैन्य काल में क्या कुलीनवाद का विषय फेमस है। परंपरागत रूप से कुलीन व्यवस्था का संबंध बल्लाल सेन से जोड़ा जाता है।
कुलीन व्यवस्था में उच्च जातियों के परिवारों को सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य में कुलीन लोग विकसित हो गए। कुलीन परिवारों में विवाह करना प्रतिष्ठा माना गया। इस व्यवस्था ने क्या किया, बंगाल के सामाजिक संरचना में दीर्घकालीन प्रभाव डाला। अब सैनकालीन धार्मिक जीवन की बात आती है तो सैन हिंदू धर्म के अनुयायी थे। विजय सेन, बल्लाल सेन मुक्ता शैव धर्म से प्रभावित थे। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सैन शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया, मंदिरों का निर्माण कराया, पुराण व स्मृति ग्रंथों का अध्ययन बढ़ा। सैन काल में वैष्णव भक्ति का विकास हुआ। जयदेव के गीत गोविंद से कृष्ण भक्ति को विशेष लोकप्रियता मिली। ठीक है ना। बात करते हैं सैन काल में बौद्ध धर्म। तो पाल शासकों के समय बंगाल में बौद्ध धर्म प्रमुख केंद्र था। हिंदू सैन शासकों के समय बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण कम हो गया था। ब्राह्मण धर्म और वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप बंगाल में बौद्ध संस्थाएं धीरे धीरे कमजोर हो गई। फिर भी बौद्ध धर्म तत्काल समाप्त नहीं हुआ। बंगाल, बिहार के अनेक क्षेत्रों में समुदाय विद्वान थे। इस बात को आपको रखना है। साहित्य आपके लिए महत्वपूर्ण है भी। यहाँ पे बहुत सारे आपके साहित्यकार आपको देखने को मिलेंगे। जयदेव, बल्लाल सेन स्वयं में एक साहित्यकार था। जयदेव, दोई, गोवर्धन, उमाधिपत, शरण, बल्लाल धीर, हलायुध, हलायुध प्रमुख एक शासक। हलायुध देखो, हलायुध सैन काल का प्रसिद्ध विद्वान था। वह लक्ष्मण सेन के शासनकाल में उच्च पद पर था। उसे ब्राह्मण सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की। क्या? ब्राह्मण सर्वस्व नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मण धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हलायुध की रचना सैनकालीन ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था को समझने का महत्वपूर्ण साहित्य है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि अर्थव्यवस्था का आधार था। भूमि से जो आय प्राप्त होती वही राज्य का आय थी। किसानों से कर वसूल करते थे। ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं से बड़ी मात्रा में भूमिदान देते थे। सामंतवादी प्रथा मजबूत थी। ठीक ना। यहाँ पे धान की खेती होती थी। नदी मार्ग पर व्यापार यातायात होता था। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया संपर्क बढ़ रहा था। सैनकालीन कला और स्थापत्य की बात करें तो हिंदू मंदिर स्थापत्य देखते हैं आपको। शिव विष्णु के मंदिर बनते हैं। देवपाड़ा में विजय सेन ने प्रदुमेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। क्या? प्रदुनेश्वर शिव मंदिर विजय सेन ने देवपाड़ा में बनवाया था। परंपरा के अनुसार बल्लाल सेन ने ढाकेश्वरी मंदिर निर्माण कराया था। क्या? परंपरा के अनुसार बल्लाल सेन ने क्या? ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। सैनकालीन मूर्ति कला पर पाल कला शैली प्रभाव दिखाई देता है। काले पत्थर की मूर्तियों का निर्माण जारी रहा, किंतु मूर्तियों के विषय में हिंदू देवी देवता को महत्व बढ़ गया था। विष्णु, शिव और विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बढ़ रही थी। पाल और सैन वंश में अंतर क्या था? पाल वंश बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, सैन ब्राह्मण के थे। पाल काल में महायान और बौद्ध धर्म बढ़ रहा था। यहाँ पे शैव और वैष्णव धर्म बढ़ रहा था। पालों ने नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुर बौद्ध शिक्षा केंद्र बनाए थे। वही सैनों ने संस्कृत साहित्य, धर्मशास्त्र, स्मृति परंपरा को संरक्षण दिया। पाल काल में बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में आया था। और सैन काल में ब्राह्मण धर्म देखो आप लोग। पाल काल में बौद्ध विषय प्रभावित थे और यहाँ पे आपको सैन काल में हिंदू देवता मिलेंगे। वही पतन के कारण देख लो, कमजोर उत्तराधिकारी, सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है ना, कमजोर शासन, अचानक तुर्क आक्रमण, बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकर्ता, वृद्ध लक्ष्मण सेन, कमजोर सैनिक संगठन, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, पश्चिम में पूरी बंगाल का विभाजन। ठीक है ना। सैन्य वंश के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो देखो भैया, महत्व का भी है। बंगाल में महत्व है। कुलीन प्रथा का संबंध बल्लाल सेन से जुड़ा जाता है। ठीक है ना। जयदेव की गीत गोविंद प्रसिद्ध है। बंगाल में वैष्णव धर्म कृष्ण भक्ति शाखा के लिए माना जाता है। बाद में ही भक्ति काल से जुड़ जाता है आपका। ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण क्या? पाल काल। पाल काल में बौद्ध बंगाल और मध्यकाल में तुर्क शासन के बीच एक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संक्रमण देखने को मिलता है हमें। ठीक है ना। किस प्रकार से हम लोग बौद्ध से शैव वैष्णव पे और कैसे हम लोग कहाँ पहुंचते सीधे पूर्व मध्यकाल में, वहां पे देखते हैं हम लोग किसको किसको तुर्क आक्रमणकारियों को देखते हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से बंगाल का सैन्य वंश हमने पूरा देखा, करते हम लोग। अब आते हैं सांकलायन वंश। ये आपके छोटे छोटे वंश है। सांकलायन वंश, विष्णु कुंडिन वंश, ठीक है ना, वर्धन संबंधी वंश, जो आपके अब आएगा हर्षवर्धन वाला काल आएगा पे, वर्धन पूरा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो मोस्टली जो छोटे टॉपिक वहां पे करेंगे। जो मुझे तीन टॉपिक विशेष लग रहे थे, कश्मीर का कारकोट, उत्पल और लोहार वंश, और साथ में आपको मैंने क्या देखा, पाल वंश और सैन वंश। इनको मैंने विशेष रूप से इसलिए बड़ा किया क्योंकि इनकी जानकारी हम लोग कम पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने लगे हैं। इनको हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा हो गई है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहा हूँ मैं
कि आपके लिए इन टॉपिक को डिटेल में दे सकूँ, और दे भी दिया है मैंने। पीडीएफ भी आपको पहले ही शेयर कर दी थी मैंने, आपने पढ़ भी लिया होगा। अब जो छोटे-छोटे टॉपिक है इनको नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना, साथ में क्या बोलते हैं भैया, शॉर्ट नोट्स बना तो ग्रुप में डाल देना शॉर्ट नोट्स। एक बात याद रखना कि आपके लिए पूरा टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे आप सिलेबस देखो ना, और साथ में आप वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में शुरू कर दी मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज। क्या मैंने एक एक करके टॉपिक वाइज वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास की प्लानिंग कर दी है। लोग 30 से 35 क्लास आपके लिए होंगी। इसमें टॉपिक वाइज क्यों किया मैंने भैया, और इतनी बड़ी क्लास क्यों करना अपन को? छोटी छोटी क्लास होंगी और एक लंबा समय इसलिए भैया कि वर्ल्ड हिस्ट्री अपन लोग पहली बार यहाँ पे पढ़ रहे यूट्यूब पर, बराबर ना? और मैं नहीं मानता मुझे आती है, मैं नहीं मानता आपको नहीं आती है। या तो मैं विशेषज्ञ हूँ या आप विशेषज्ञ, दोनों विशेषज्ञ हम लोग, ठीक है ना? या तो हम दोनों को नहीं आती है या हम दोनों विशेषज्ञ। तो टू द पॉइंट एमपी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो भाषा विज्ञान की तरह, हिस्ट्री ऑप्शनल की तरह नहीं। बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपके पास 7 यूनिट बची है, 6 बची है और 5 बची है। हम लोग यूनिट 4 में यहाँ तक आ चुके हैं। A5 आपकी शुरू होना मध्यकाल से। हम लोग कहाँ तक पहुंचे यूनिट 4 में, देखो आप गौर से देखो। हम लोग यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। अब यहाँ से आपका वर्धन वंश शुरू हो जाएगा, वर्धन वंश आपका शुरू हो जाएगा। ये हम लोग पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना? एक कारकुट कर चुके हम लोग, उत्पल कर चुके, लोहार कर चुके, बंगाल के पाल कर चुके, सैन कर चुके, ठीक है ना? अभी ऊपर अभी इसमें बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, ये सब शॉर्ट में, लेकिन ये सब पूरा शॉर्ट में है। इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सब शॉर्ट में किया मैंने, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।